नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में जीएसटी की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल पर 18 की बजाय अब 5% जीएसटी लगेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा सेना पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर देश भर में चौतरफा बवाल मचा हुआ है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी खासकर राहुल गांधी पर हमलावर। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक और कदम। P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल से युक्त विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगांव को भारतीय नौसेना में किया जाएगा शामिल। और फीफा विश्व कप में मेसी एम्बाप्पे किसके सर सजेगा ताज। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। दोनों टीमें तीसरी बार विश्व कप के चैंपियन बनने के इरादे से उतरेंगी मैदान पर तीसरे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। कल जीएसटी काउंसिल की प्रथम बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। किसी भी वस्तु या सेवा पर दर में कोई वृद्धि नहीं की गई तो दालों की भूसी पर जीएसटी समाप्त करने का फैसला किया गया। साथ ही पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल पर अब 18 के बजाय 5% जीएसटी भी लागू करने का फैसला हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ संपन्न हुई। वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में किसी भी वस्तु या सेवा पर दर में कोई वृद्धि नहीं की गई। बैठक में छिलका सहित दालों की भूसी पर जीएसटी समाप्त करने का फैसला किया गया। पहले इस पर 5% जीएसटी लागू था। बैठक में फैसला किया गया कि पेट्रोल मिश्रण के लिए तेल शोधक कारखानों को आपूर्ति किए जाने वाले एथेनॉल पर अब 18% के बजाय 5% जीएसटी ही लागू होगा। In this council meeting, there has not been any tax increase on any item. Everything that has been done is to issue clarifications where ambiguity of interpretations prevailed. In this meeting, if there is one dominant feature, it is on very many such issues where we issued clarifications. No new taxation has been brought in, no new taxes at all. जीएसटी परिषद ने एक और प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी जिसके अनुसार छोटे अपंजीकृत विक्रेताओं को ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अब अपना माल बेचने की अनुमति होगी। जीएसटी परिषद की बैठक में एक और अहम निर्णय कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने का हुआ। साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दुगना करके 2 करोड़ रुपए करने का फैसला भी किया गया। 3 kinds of offences have been recommended to be decriminalized. They pertain to obstruction or preventing any officer in discharge of his duties, deliberate tampering of material evidence, failure to supply the information. Moreover, the threshold limit of tax amount for launching prosecution in any criminal offense defined under the GST laws. The limit has been increased from 1 crore to 2 crore for all offenses other than those involving fake invoices. जीएसटी परिषद की बैठक के लिए सूचीबद्ध अधिकतम बिंदुओं पर चर्चा हुई। हालांकि समय की कमी की वजह से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार नहीं हो सका। इनमें तंबाकू और गुटखा पर क्षमता आधारित कराधान निर्धारित करने और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव प्रमुख थे। Importantly, of the 7 agenda that we could not take up today, the GOMs are also part of those 7 which we couldn't take up. There were 2 GOM issues which had to be discussed. One relating to the capacity-based taxation on tobacco and gutkha, and the other relating to the setting up of a tribunal, GST tribunal. So both these have not been taken up. जीएसटी परिषद की बैठक में कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई जिनमें व्यापार को सुगम बनाने के उपाय और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के तौर तरीके सम्मिलित हैं। हालांकि मंत्री समूह की रिपोर्ट पर
व्यापक विचार का समय न मिल पाने के कारण ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी को लेकर चर्चा नहीं हो सकी। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। G20 के फाइनेंस ट्रैक के तहत फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। समूह ने बढ़ती खाद्य और ऊर्जा की कीमतों की वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक और व्यापक आर्थिक नीतियों के इनपुट पर विस्तार से चर्चा की है। G20 फाइनेंस ट्रैक के तहत फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप ने खाद्य और ऊर्जा की कीमतों की चुनौतियों और विशेष रूप से कम आय वाले देशों पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रभावों पर चर्चा की। वहीं विश्व बैंक ने भी वैश्विक कमोडिटी और ऊर्जा की कीमतों पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि 2022 में अनुमानित 60% की वृद्धि के बाद ऊर्जा की कीमतों में 2023 में 11% और 2024 में 12% की गिरावट का अनुमान है। हालांकि 2024 तक कीमतें अपने 5 साल के औसत से 50% से अधिक बनी रहेंगी। वहीं लगातार उच्च ऊर्जा कीमतों का विशेष रूप से परिवहन और बिजली की लागत पर महंगाई संबंधी प्रभाव रहेगा। साथ ही बड़े पैमाने पर मुद्रा की गिरावट वाले देशों में महंगाई का दबाव और अधिक बढ़ेगा। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 2023 में औसत $92 प्रति बैरल रहने का अनुमान है, जो 2022 में अनुमानित $100 प्रति बैरल से कम है। वहीं 2024 में $80 प्रति बैरल रहने का अनुमान है। वैश्विक विकास में उम्मीद से तेज मंदी और चीन में कोविड-19 पर प्रतिबंध जारी रहना तेल की खपत के लिए प्रमुख नकारात्मक प्रभाव है। उधर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत से आने वाले इनोवेशन वैश्विक समस्याओं को हल करने में उपयोगी हो सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्षेत्रीय आर्थिक सलाहकार राणा हसन ने इनोवेशन पर हाल के अध्ययन का जिक्र किया, जहां बेंगलुरु इनोवेशन के लिए टॉप डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। Innovation that firms are carrying out, these are innovations that are catering to certain market demands. And we know that a lot of the challenges we are facing these days, there is a demand for this outside in whether it's in domestically, externally. So for example, take this issue of energy efficiency and new sources of energy. There is a vibrant market now globally, and firms will respond. वर्किंग ग्रुप ने खाद्य उत्पादन, मूल्य श्रृंखला, वितरण नेटवर्क की दक्षता और वैश्विक वस्तुओं और ऊर्जा की कीमतों को कम करने के लिए नवीन सिंचाई पद्धति पर भी चर्चा की। वहीं विचार विमर्श के दौरान कोविड के कारण बढ़ती श्रम लागत पर भी चर्चा की गई। भारतीय सेना के सैनिकों की झड़प के बाद LAC पर तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन इस मामले पर देश की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारतीय सेना के शौर्य पर उठाए गए सवाल के बाद से सरकार और भाजपा राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है और रक्षा विशेषज्ञों ने भी राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऐसी आपत्तिजनक बयान के बाद बवाल मचा हुआ है, जिसमें राहुल गांधी भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी चीन के संदर्भ में सेना और केंद्र सरकार पर सवाल उठा चुके हैं, जिसको लेकर न सिर्फ सरकार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, बल्कि भाजपा ने भी उनके मानसिक दिवालियापन पर उनको जमकर घेरा है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, राहुल गांधी के बयान ने सेना के मनोबल को तोड़ने का काम किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। बीते दिनों चीन के साथ तवांग में PLA सैनिकों के साथ LAC पर भारतीय सैनिकों की हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान एक बार फिर से सामने आया है और उन्होंने सेना के शौर्य की जमकर तारीफ की तो संवेदनशील मसलों पर राजनीति नहीं करने की सलाह भी दी। चाहे गलवान हो अथवा तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हर समय राजनीति में किसी के इंटेंशन पर संदेह करना क्यों इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता।
राहुल गांधी के सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा करने पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला, तो उनके नाना जवाहरलाल नेहरू के समय चीन द्वारा हड़पी गई हजारों किलोमीटर की जमीन को लेकर भी कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े किए। भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है और कह नहीं रहे, हम कर रहे हैं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कई बार चीन ने हमारी जमीन पर, हमारे भूभाग किया, आपकी पार्टी के समय कब्जा किया। अरे मोदी के समय तो हमने बाहर जाकर डोकलाम में चीन को रोकने का काम भारत ने किया है। सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करने के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान पर भाजपा की ओर से चौतरफा हमलों के बाद कांग्रेस नेता भी बचाव की मुद्रा में नजर आए और चीन के साथ लगती एलएसी पर सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कही। हम सतर्क हो चुके हैं, सचेत होना जरूरी है। राहुल गांधी जी अगर सचेत होने की बात सरकार को कहे तो इसमें क्यों बुरा लगते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पहले भी कई मौकों पर सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो या फिर पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक ही क्यों न हो, कांग्रेस नेताओं के बयानों से पहले भी बवाल मचता रहा है और अब ताजा मामले में कांग्रेसी नेताओं के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसको लेकर सरकार ने कांग्रेस की सोच को देश विरोधी बताया है। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, कांग्रेस का क्या बयान था, उनका क्या बयान था, सभी लोग जानते हैं। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये पाप ऐसा है कि माफी मांगने से भी नहीं धुलेगा, लेकिन माफी मांगेंगे तो कम से कम ये पता चलेगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। राहुल गांधी के भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा करने और भारतीय जवानों को कमतर आंकने के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी ही नहीं हो रही, बल्कि रक्षा मामलों के जानकार भी राहुल गांधी के इस बयान को सेना के मनोबल को तोड़ने वाला करार दे रहे हैं। The statement of Rahul Gandhi is very, very interesting. It appears that he is a Chinese agent in India. He appears to be getting direct information from the Chinese government, and that is why he certainly says, or with certainty says, that China is preparing for a war, whereas the government of India, with all the resources at its disposal, is unaware of the same. It's laughable. राहुल गांधी और कांग्रेस नेता जहां अपने गैर जिम्मेदाराना बयान पर राजनीतिक रूप से घिरते जा रहे हैं, तो वहीं सेना के पूर्व अधिकारी और कई रक्षा विशेषज्ञ राहुल गांधी के सेना पर इस प्रकार के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कुल मिलाकर ये मामला जहां भारतीय सीमा से जुड़ा एक संवेदनशील मसला है, लेकिन उस पर कांग्रेस द्वारा की जा रही राजनीति की वजह से कांग्रेस को लेकर देश में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा दिए गए अमर्यादित बयान की तीखे शब्दों में निंदा की है। पार्टी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के शर्मनाक बयान के खिलाफ पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। वहीं पाकिस्तान और अराजकता एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। हर मोर्चे पर विफल पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। पाकिस्तान की पहचान एक आतंकवाद को दुनिया में निर्यात करने के लिए, पाकिस्तान की पहचान आज ओसामा बिन लादेन की शरणस्थली के रूप में, हाफिज मोहम्मद सदीक को संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की पहचान की जाती है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने ध्यान असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और उनसे ये मांग करती है कि तुरंत देश की 135 करोड़ जनता से माफी मांगे और अपना बयान वापस लें। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो
तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर देहात के थाना शिवली के अंतर्गत लालपुर सराय गांव में रहने वाले व्यापारी बलवंत की पुलिस बर्बरता के चलते मौत हो गई, जिसके बाद लगातार पीड़ित परिजनों से राजनीतिक लोग मुलाकात कर शोक व्यक्त कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि परिवार को 10 लाख का चेक दिया गया है, वहीं 4 लाख का चेक जिला प्रशासन की तरफ से पहले ही दिया जा चुका है। नाबालिग बच्चों को 23 साल तक 2,500 हजार रुपए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत प्रतिमाह दिया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवार को दिलाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। पूरी घटना की मॉनिटरिंग लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन अब मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो पुलिस के लोग ही क्यों न हो। एक नौकरी का आश्वासन दिया गया है उनको कि आंगनवाड़ी में जिलाधिकारी महोदय कराएंगे, और बच्चों के लिए भी 2 नाबालिग जो बच्चे हैं 2,500 रुपये प्रति महीने 23 साल तक, उनको भी बाल सेवा योजना के तहत जो मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई उससे भी इन परिजन को मिलेगा। और जमीन के लिए भी अभी यहाँ पर तय किया गया है पारिवारिक लाभ भी 30,000 रुपये, और जमीन का भी पट्टा और परिजन को मिलेगा। विधवा पेंशन भी पूर्व मिलेगा। हर तरह से सरकार दुखी परिजनों के साथ है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो लोग दोषी हैं। सरैया लालपुर का जो इंसिडेंट है जिसमें बलवंत सिंह की मृत्यु हुई है, उसने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए जो मृतक की जो वाइफ है उनको 14 दिसंबर को 4 लाख रुपए का चेक दिया गया था, और उसी क्रम में आज दिनांक 17 दिसंबर को शासन द्वारा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 10 लाख रुपए और अतिरिक्त दिए गए। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रदेश सरकार और सख्त हो गई है। उनके संबंधियों द्वारा कई विवादित संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई चल रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। योगी सरकार का शिकंजा माफियों पर कसता जा रहा है। उसी के तहत मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें हर दिन बढ़ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश पर शनिवार को लखनऊ में मुख्तार अंसारी की मां और बहन की संपत्ति कुर्क की जा रही है। मां राबिया बेगम के नाम से एक प्लॉट 4.5 करोड़ के करीब है। दूसरा प्लॉट मुख्तार अंसारी के बहनोई एजाज जो अपनी पत्नी फहमिदा अंसारी के नाम से है। इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए है। मुख्तार के मां के नाम से एक प्लॉट है, दूसरा उनकी बहनोई है एजाज, उनकी पत्नी के नाम। कुल कितनी कीमत होगी सर? 8 करोड़ कीमत है। ठीक है, 8 करोड़ की। अब तक माफिया मुख्तार के खिलाफ 59 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 20 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। पिछले 3 माह में ये तीसरी बार है कि मुख्तार को अलग अलग मामलों पर सजा सुनाई गई है। यूपी पुलिस ने अब तक मुख्तार की 289 करोड़ 93 लाख 49 हजार रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जबकि 282 करोड़ 90 लाख 16 हजार रुपए से ज्यादा अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे, पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश से माफिया राज के शमन की दिशा में योगी सरकार के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रदेश की विभिन्न अदालतें मुख्तार को एक के बाद एक उनके गुनाहों की सजा सुना रही है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का ही असर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। श्री राम मंदिर निर्माण समिति ने विराजमान रामलला स्थल पर निर्मित हो रहे भव्य और दिव्य मंदिर के गर्भगृह सहित प्रथम तल के निर्माण को पूर्ण करने का समय अब अक्टूबर 2023 निर्धारित कर दिया है।
ताकि जनवरी 2024 में सूर्य उत्तरायण होने पर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पूरे हो सकें। ये जानकारी निर्माण समिति की प्रथम दिन की बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल अब तक गर्भगृह के निर्माण ने 14 फुट ऊंचाई तक आकार ले लिया है और फर्श पर कालीन वर्क इस तरह किया जाएगा जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनने के साथ ही निर्माण क्षेत्र में एक उदाहरण बन जाए। महासचिव ने बताया कि सुग्रीव किला से राम मंदिर के मार्ग को जोड़ने वाले स्थल पर निःशुल्क यात्री सुविधा केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें एक साथ 25,000 श्रद्धालु मौजूद रह सकेंगे। पहला मंजिल 19 फीट है, उसके ऊपर बीम रखे जाएंगे तो वो 10 फीट से भी अधिक हो चुका है। हर काम को इस रूप में देखा जा रहा है कि ये कार्य किसी भी प्रकार अक्टूबर 2023 तक पूरा हो, ताकि हम प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय कर सके और दिसंबर के 15 दिन बाद मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे, तो काम उत्तरायण में ही होगा। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे और बात करते हैं भारतीय नौसेना की। P-15B स्टील्थ गाइडेंट युद्धपोत विध्वंसक मोरमुगाओ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में आज शामिल किया जाएगा। ये कार्यक्रम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में होगा। कार्यक्रम के दौरान 4 विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसकों में से दूसरे विध्वंसकों को सेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इसकी डिजाइन भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार की है तथा निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। इस पोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर तथा वजन 7,400 टन है। पोत में शक्तिशाली 4 गैस टरबाइन लगे हैं। पोत कुछ ही समय में 30 समुद्री मील तक की गति पकड़ सकता है। मोरमुगाओ उत्कृष्ट हथियारों और दूर संवेदी उपकरणों से लैस है, जैसे जमीन से जमीन पर तथा जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइलें। पोत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को देश में ही विकसित किया गया है और पोत में रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर, SAW हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। पोत आणविक, जैविक और रासायनिक परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है। जापान और भारत के मैत्री का प्रतीक काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जापान निर्मित द महाभारत फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। इसे देखने काशी वासी भी पहुंचे। वहाँ किस तरह से वहाँ की जनता के सामने वहाँ के कलाकार महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, मैं समझता हूँ कि उसका एक प्रेजेंटेशन यहाँ था। और निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि भाषा की थोड़ी परेशानी है, लेकिन बहुत आसानी से इतना बढ़िया प्रदर्शन वहाँ के कलाकारों ने किया है और इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि उनके कला के माध्यम से हमें पात्रों को पहचानने में कहीं कोई दुविधा नहीं हो रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो सब मिलाजुला कर ये संस्कृतियों का आदान प्रदान है, परंपराओं का आदान प्रदान है, तो ये एक अच्छी बात है। इससे 2 देश करीब आ रहे हैं। Very interesting, of course, to work with artists from all over Asia. So we worked with artists from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Japan, and also Okinawa, which is a south island of Japan. So everybody came together in Tokyo last summer to make this film, the Mahabharata, for the theater stage. And we filmed with many cameras. So that was a very interesting experience to work with
different artists. Everybody has different expressions, different interpretation of Mahabharat. For me, I had to study a lot and I'm still learning. जो गंगा हमसे कहती है और जो हमारे प्रधानमंत्री का संदेश भी है जापानी से मैत्री का। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हितेश बहादुर सिंह गौतम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, डीडी न्यूज़, वायरस। जनपद हापुड़ में गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। इसके तहत अभी तक 4 श्रेणियों में ही आयुष्मान कार्ड बन रहे थे, लेकिन अब 4 श्रेणियों के साथ साथ ट्रांसजेंडरों को भी इस योजना के लाभ में शामिल किया गया है। आयुष्मान योजना के जिला पेज की वेबसाइट और पोर्टल पर इसका विकल्प आ गया है। हालांकि इस योजना का लाभ सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडरों को ही मिलेगा। साथ ही ट्रांसजेंडरों की संख्या के लिए भी सर्वे कराने के बाद उन्हें योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर आयुष्मान योजना के बारे में जनता को जागरूक कर रही है। लोगों के 2011 सेंसस की सूची में नाम थे या जिनके अंत्योदय कार्ड बने हुए हैं या बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उन लोगों के सभी के कार्ड बनाए जा रहे हैं। और मेरी तरफ से सबसे अपील है कि इस समय जो अभियान चल रहा है इसमें पूरा सहयोग करते हुए जिनके कार्ड शेष है नहीं बन पाए हैं सभी अपने कार्ड बनवा लें। इसमें 5 लाख तक का पूरे परिवार को पर ईयर फायदा मिलता है। कहीं पे भी जो भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, मेरठ में हो, कहीं भी हो, वहां पे जाके आप अपना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। जनपद हमीरपुर जिले में पिता ने अपनी बेटी की शादी में उसे बुलडोजर उपहार भेंट किया। शादी में अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा बुलडोजर का गिफ्ट अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। हमीरपुर में रिटायर्ड सैनिक परशुराम प्रजापति ने अपनी बेटी नेहा की शादी योगेंद्र उर्फ योगी प्रजापति से तय की थी। शादी में पिता द्वारा अपनी बेटी को दहेज में बुलडोजर दिए जाने का ये अनोखा और पहला मामला अब चर्चा का विषय बना है। सोशल मीडिया पर शादी में बुलडोजर भेंट करने का वीडियो और फोटो भी वायरल हो रहे हैं। गिफ्ट में हमें बुलडोजर दिया गया है, अभी नेमली जेसीबी, अभी जेसीबी के नाम से सभी लोग जानते हैं। इसका पर्पज ओनली एक ही है कि रोजगार बनाओ और रोजगार दो, इसी के पर्पज है, जिससे लोग रोजगार मिले और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। एक लड़की की शादी हुई है तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी में बुलडोजर दिया। मेरा मानना है कि बुलडोजर से वो सोचते हैं कि इनका रोजगार भी चलेगा और बाबा का बुलडोजर सक्सेस है। इस बुलडोजर का संदेश ये गया है कि यूपी पूर्णतया से सुरक्षित है और कहीं भी यदि किसी तरीके की अनहोनी होती है या लोग आक्रमण करते। और अब बात खेलों की। फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मुकाबला गत विजेता फ्रांस और 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। फ्रांस को जिताने का जिम्मा स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे और ओलिवर जिरूड जैसे खिलाड़ियों के कंधों पर होगा। वहीं अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी फाइनल मैच को जीतकर विश्व कप से खिताबी जीत के साथ विदाई लेना चाहेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।